नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया। उस केस के विषय में एएनआई ने केस फाइल किया। हम सब जानते हैं कि एएनआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया भर की मीडिया को विश्व पटल पर अपने साथ में ले जाने के बजाय और दुनिया भर की मीडिया को अपने यहाँ बुलाने की बजाय, या मैं कहूँ कि उनके ऊपर खर्चा करने के बजाय, एक एएनआई को वो लेकर जाते हैं। एएनआई की जो न्यूज़ आती है वो न्यूज़ जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो सब उससे न्यूज़ उठा लेते हैं। तो एएनआई इस समय भारत की मुख्य एजेंसी है जिससे सभी न्यूज़ें उठाते हैं। एएनआई का कहना है कि उनके पास एक बड़ी संख्या है जो एम्प्लॉयज़ की है, जो उनके लिए काम करती है। और एएनआई की क्रेडिबिलिटी को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस आया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस क्या है? ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस फाइल किया एएनआई ने। अब जब डिफेंडेंट ने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना या हाई कोर्ट के आदेश को नहीं स्वीकार किया, या मैं कहूं कि हाई कोर्ट के आदेश पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने उस मामले में कंटेम्प्ट का केस ले लिया। ऑनरेबल जस्टिस नवीन चावला की अदालत में मामला पड़ा और एएनआई कंटेम्प्ट प्ली थी। एएनआई की कंटेम्प्ट प्ली में उसने 2 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन भी मांगा। और दूसरी, एएनआई के बारे में यह कहा गया कि एएनआई की जो पेज हैं, एएनआई की जो साइट है, एएनआई की साइट पर गलत तरीके से कुछ चीजें रखी जा रही हैं। वो ये हैं कि मुस्लिम्स फॉर द सेक्सुअल असर्ट, यानी कि इनका कहना था, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि falsely blamed Muslims for a sexual assault and rape of 2 Kuki women during 2023 मणिपुर वायलेंस। यानी कि मणिपुर वायलेंस के समय पर 2 कुकी महिलाओं के साथ रेप हुआ, उस रेप में गलत तरीके से मुस्लिम्स का नाम रखा गया। उस एएनआई के ऊपर यह भी आरोप लगा कि वो अपने, मतलब एएनआई ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म गलत तरीके से एएनआई को बदनाम कर रहे हैं और एएनआई को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये सब मुस्लिम का मामला या उनका मामला, ये मामले आ रहे हैं। कोर्ट में बात आई, कोर्ट ने कहा कि भाई अगर भारत पसंद नहीं आता या भारत पसंद नहीं आ रहा है या भारत आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप भारत छोड़कर जा सकते हैं। एएनआई से नहीं कहा, अपोजिट पार्टी से कहा भारत छोड़कर जा सकते हैं। अब भारत मेरा आदेश अगर नहीं मानते हो या आदेश आपको स्वीकार नहीं है तो आप भारत छोड़कर जाइए। फिर उनको पर्सनली प्रेजेंट करने के लिए बोला। अब ये है क्या, मामला क्या है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हमको, हालांकि लोग जबरदस्ती, एक सुबह मैंने वो एक ऑनलाइन लेक्चर किया था, लाइव लेक्चर किया था। उस लाइव लेक्चर में मैंने डीप स्टेट की बात बताई थी। हरियाणा में डीप स्टेट का कैसे कांग्रेस पहला खेल खेलने जा रही है। वो सवेरे 7 बजे का लेक्चर था क्योंकि दिन में व्यस्तता हो जाती है और कोर्ट से मतलब बाद में इस समय फुर्सत मिलती है थोड़ी सी। तो सुबह मुझे लगा कि अगर कोई कंटेंट है तो सुबह लाइव करके किया जा सकता है, 10 मिनट का मामला है। तो उस पर लोगों ने लिखा गया भटक जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बताते हैं। हालांकि अगर 100 कमेंट आए होंगे तो उसमें से 98 कमेंट अच्छे हैं, लेकिन 2-3 लोग तो बीमार होते ही हैं, उन्होंने लिखा है। इस पर भी मुझे लगता है कि जब मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा तो लोग ऐसा लिखेंगे, क्योंकि भारत में मैं क्या बताऊं भारत के विषय में। ये सिलसिला जानने के लिए अपने को बैकफ्लैश में जाना पड़ता है, हिस्ट्री में जाना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणालियां, संसार में रूलिंग प्रणालियों को समझना होता है। एक समय ऐसा था, हालांकि भारत में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बनी, अगर वेदों को उठाकर देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था जो भी बनी वो ऐसी बनी कि जनता के बीच से व्यवस्था बनाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई और किसी व्यक्ति को दायित्व दिया गया। सभी के पास दायित्व है, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है और सभी राष्ट्र के लिए काम करने वाले हैं, वो राजा हो या प्रजा हो। ऐसा ही एक प्रकरण जड़ भरत के विषय में आता है। जड़ भरत के विषय में आता है, वो सिंध से काम्पिल मतलब आज का फर्रुखाबाद, काम्पिल में कुछ बुद्धि लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए वहां से चलते चलते रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिला और जो उनके पालकी ले जाने वाले लोग थे उनको वो डांट रहे थे।
एंशिएंट टाइप की बात है। डांट रहे थे भाई इतने स्लो स्लो चलोगे, फिर कहाँ सिंध और कहाँ फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश, चलते चलते भी थक गए होंगे और भाई कहाँ कितना वजन उठा सकते थे। तो वो लगातार डांट रहे थे। तो जब उनको एक ब्राह्मण वेश में एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, तो उन्होंने कहा इसको भी लगा लो, मैं राजा हूँ, आदेश देता हूँ। उन्होंने आदेश दे दिया। वो जो सज्जन थे वो उसमें लग गए, तो और स्लो हो गए। तो उन्होंने कहा भाई ये पहले तो तेज चल रहे थे और स्लो हो गए। जब और स्लो हो गए तो कहा गया, पूछा जो लेकर जा रहा था कहार का लीडर, तो उसने कहा साहब जब से नया ये आदमी आया है, तो नए आदमी को जब से इसमें लगाया गया है तो तब से स्लो हो गया, क्योंकि ये आदमी नीचे चीटा चीटी और छोटे छोटे जो 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 कीटाणु होते हैं उनको भी देखकर चलता है, उनके ऊपर पैर नहीं रखता। तो ये नीचे देखने में ज्यादा बल लगाता है, इसलिए बाकी कहारों की भी स्पीड स्लो हो गई। राजा ने उसको चिल्लाया, कहा ये क्या तेज चलो, मैं आज्ञा देता हूं, लेकिन वो नहीं माना। बाद में जब चिल्लाते चिल्लाते राजा थक गया तो उसको लगा कि भाई रोक कर बात करनी चाहिए। उसने कहारों से कहा कि पेड़ देखकर किनारे लगाओ। कंपिल अभी पहुंचे नहीं थे। पेड़ देखकर किनारे लगाया गया तो उसने राजा ने उसको बुलाया और पूछा कि तुझे डर नहीं लगता क्या, तू समझता नहीं है मैं राजा हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप भी दायित्वों से बंधे हुए हैं, मैं भी, आप भी विधान से बंधे हुए हैं, मैं भी, आप भी काम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, मैं भी। तो यहां राजा कौन और रंग कौन? आप कहने के लिए राजा इसलिए हैं क्योंकि आपको दायित्व दिया गया है। आप राजा इसलिए हैं क्योंकि राष्ट्र के लोगों ने आपको व्यवस्था का प्रमुख बनाया है। इससे ज्यादा तो आपकी कोई पहचान नहीं है। मृत्यु के पश्चात तुम भी उसी रास्ते से जाओगे जिससे मैं जा रहा हूं। और फिर किसको गाली दे रहे हो? मुझे गाली दे रहे हो? ये मेरे शरीर को गाली दे रहे हो? मैं तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आया हूं और मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। और रही बात दंड देने की, तो दंड किसको दोगे? मुझे दोगे या आत्मा को दोगे? इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, इसलिए अगर तुमने शरीर को दंड दिया तो तुम पाप के भागी बनोगे, मुझे तो मोक्ष मिलेगा। इसलिए ऐसा जब राजा ने सुना तो वो दंडवत हुआ और पूछा कि आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं जड़ भरत हूं, पूर्व जन्मों में मैं भरत था और मैंने मोक्ष प्राप्त करने की जिज्ञासा रखी है। मैं मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से पहले जंगल में गया अपने राजपाट के बाद। जंगल में जब सबने सब मोह त्याग दिया तो शेर कुछ हिरण के झुंडों पर हमला कर रहे थे। तो हिरण के झुंडों पर हमला करते समय एक हिरण का बच्चा मेरे पास आ गया, मैंने उसको अपने पास रोक लिया। मृत्यु के समय भी मुझे ये लगा कि मेरे बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। ये मोह मुझ में रह गया, इसलिए परमात्मा ने मुझे पुनर्जन्म दिया और अब की बार जन्म हिरण का दिया। उस समय मेरी वार्ता होते समय भगवान से मैंने कहा कि मुझे याद रहना चाहिए कि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, इतना मुझे आशीर्वाद दो। भगवान ने तथास्तु कहा, इसलिए मैंने हिरण का जन्म लिया। हिरण के बाद मैं फिर से इस जन्म में आया हूं और मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, यानी कि जीवन मरण के बंधन से मुक्ति होनी है। इसलिए मेरा मोह, इसलिए मेरा जो 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 जंजाल है या माया है, मैं उसको त्याग चुका हूं। राजा ने जड़ भरत को पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कुल मिलाकर जो कथा है वो ये है कि संसार में सब लोग विधानों से बंधे हुए हैं, सब लोग, हर व्यक्ति। तो फिर ये कौन है राजा, कौन है प्रजा? अब ऐसी परिस्थिति में जब सब लोग विधान से बंधे हों तो रूल ऑफ लॉ उसको कहना चाहिए। तो उसका शक्ति केंद्र कौन होगा? ये भारत की बात है कि जो मैं भारत में कह रहा हूं, महाभारत भी कहती है कि भाई ये राजा को किस लिए बनाया, कैसे बनाया, क्या शक्ति बनाई, क्या राइट दिया, क्या ड्यूटी दी, और ये सब कुछ विधान से बना हुआ है। कोई यहां पर अपर और लोअर नहीं है। ईसा मसीह के बाद जो बाइबल बनाई गई, बाइबल में रिलीजन प्लस रूल दोनों आए, रिलीजन रूल दोनों आए, तो सत्ता ट्रांसफर हुई चर्च में, उसको रूल ऑफ चर्चेस कहा जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद भी यही हुआ कि कुरान आई और कुरान में रूल और रिलीजन दोनों मिक्स कर दिए गए। हाउ टू डील विद द पर्संस कर दिए गए, काफिर, शुफुर, ये वो और मकरीन और ये और तकिया, अल तकिया, ये सब प्रिंसिपल बना दिए गए। यहां जो रूल ऑफ चर्च था उसको नारीमन अंपायर खत्म कर रहा है। रूल ऑफ चर्च खत्म करने के लिए बाइबल में जो विधान लिखा है जिससे इन्फ्लुएंस में लोग चलते हैं, और लोग जहां इन्फ्लुएंस में होंगे वहीं पर सत्ता ट्रांसफर होती है, लोग जिस पक्ष में होंगे वहीं पर सब कुछ जाता है। इसलिए
बाइबल के समय से ये बात ध्यान रखने की बात है कि जनता तय करती, हालांकि हमारे यहां पहले से है ये व्यवस्था, लेकिन जनता तय करती है। जनता से मतलब है जनता का मूड जब तक है वो तब तक आपको स्वीकार करेगी, उसके बाद शक्ति की ताकत, शक्ति के बिहाफ पर आप कुछ समय तक राज्य कर सकते हैं, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, लेकिन एक न एक दिन व्यवस्था को जनता उखाड़कर फेंक देती है जब वो कोई समय आता है। रूल ऑफ चर्च को उखाड़कर फेंकने वाले, ये जो नारीमन एम्पायर था उसने रूल ऑफ चर्च को उखाड़कर फेंक दिया क्योंकि चर्चेस का अत्याचार बढ़ गया और वो उनको लगा कि वो ही सॉवरेन है। फिर उन्होंने बाइबल बदली, जिसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। अब न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल का था उसमें केवल वो बात रह गई जिसमें आप रिलीजन को डील करिए, अंतरात्मा को डील करिए, परमात्मा को डील करिए, लेकिन प्रशासन पार्लियामेंट में जाएगा। अब पार्लियामेंट में प्रशासन आ गया और एक नया ध्रुवीकरण हो गया, सत्ता यहां ट्रांसफर हो गई, वहां से शक्ति छीनकर इधर आ गई। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं, चाहे हम नेपोलियन की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, या हिटलर की बात करें, मुसोलिनी की बात करें, या इस प्रकार के भारत के राजाओं की, भारत के राजाओं से मतलब है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, उनकी बात करें, या फिर गुप्तों की बात करें, तो सब कुछ जनता है। लेकिन रूल ऑफ लॉ में भारत में जो रहा है वो ये रहा है कि रूलर ये मानता रहा है कि परमेश्वर ने उसको इसलिए शक्ति दी है ताकि वो अच्छा कर सके। किसी पर रूल करने के लिए शासक नहीं है, वो सेवा करने के लिए, जैसा मोदी जी कहते हैं सेवा करने के लिए हम बैठे। ये व्यवस्था चली। इसके बाद यूरोपियंस ने, मतलब जो इस्लामिक इन्वेशंस चले वो भी उसी किताब के आधार पर चले। इस्लामिक इन्वेशंस ने भी सपोर्ट उसी का लिया। जहां जहां उन्होंने पहले हमला करके शासन शुरू किया वहां कन्वर्जन शुरू किया क्योंकि उनको अपने लायक लोग चाहिए थे। इनके बाद यूरोपियन शक्तियां शुरू हुई। यूरोपियन शक्तियों ने दूसरे देशों में व्यापार के नाम से एंट्री मारी और व्यापार के नाम से एंट्री मारकर वहां के शक्ति केंद्रों को सिस्टम, वहां का सिस्टम चेंज किया और वहां रूल करना शुरू कर दिया। जिन देशों में भी वेस्टर्न शक्तियों ने रूल करना शुरू किया वहां पर ब्यूरोक्रेसी का शासन शुरू किया। अभी तक ब्यूरोक्रेसी का शासन नहीं, अब ब्यूरोक्रेसी का शासन शुरू हो गया। अगर हम अंग्रेजों की ही बात करें तो वहां का राजा की पार्लियामेंट में मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में मिनिस्टर या सेक्रेटरी फॉर स्टेट, सेक्रेटरी फॉर स्टेट यानी कि सेक्रेटरी फॉर इंडिया, भारत सचिव। तो भारत सचिव, अब से राजा के बाद पार्लियामेंट का मंत्रिपरिषद का सेक्रेटरी फॉर स्टेट, और उनके बाद चौथी लेयर के लोग भारत में भेजे गए जो गवर्नर जनरल बने। उसके बाद उन लोगों ने एक पांचवी कैटेगरी, ऊपर से पांचवी कैटेगरी यहां पर तैयार करी आईसीएस वगैरह का एग्जाम लेकर, और वो उसको ये सिखाया कि कैसे रूल करना है। यानी कि अब भारत में राजाओं के ऊपर भी अगर कोई बैठने वाला था, अगर भारत में राजाओं के ऊपर, राजा सॉवरेन नहीं था, राजा ऑटोनॉमस था, राजा के पास कुछ शक्तियां हो सकती थी लेकिन पैरामाउंसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती थी। इसलिए यहां पर अब जो पांचवी लेयर थी वो रूल कर रही थी, राजा और नवाब भी उसके मातहत आते थे। यानी कि राजा सॉवरेन कहने के लिए है लेकिन सत्य में पैरामाउंस पावर पांचवी कैटेगरी। ये यहां से लूट फूट कर अपने ब्रिटेन में भेजेगा, वहां भारत सचिव बैठा हुआ है, वो अपनी लूट मचाएगा, सरकार अपनी लूट मचाएगी और सब कुछ ऐसे ही रूल करने का तरीका। अब ये जो उपनिवेशवाद था इसका जो सिस्टम शुरू हुआ वो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में खत्म करना पड़ा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये तय करना पड़ा कि उपनिवेशवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो सकता, और उपनिवेशवाद खत्म करने के लिए आपको सबको अपने घर में आना पड़ेगा। 50 से ऊपर देशों में शासन कर रहा ब्रिटेन भी वापस गया, और फ्रांस की कॉलोनियां थी, जर्मनी की कॉलोनियां थी, इटली की कॉलोनियां थी, स्पेन की कॉलोनी, सबको वापस जाना पड़ा। वो अलग बात है कि जब 1941 में ये तय हो गया, 1945 में ये पॉलिसी बन गई, उस पॉलिसी के 45 के बनने के बाद कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, लेकिन ये पॉलिसी हो गई कि इनको वापस जाना है। ये रूल करने के मैं तरीके बता रहा हूं। अब इसके बाद जैसे व्यापारी वर्ग अंदर आया था वैसे ही यूएस और रशिया, ये 2 बड़ी शक्तियां निकल कर आई। इन दोनों ने भी हथियारों के आधार पर देशों में एंट्री मारनी शुरू की। अमेरिका में रूजवेल्ट का एक लेटर 1982 में पब्लिश हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा।
वो चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच का टॉक है। जब भारत को खाली करना है तो रूजवेल्ट चर्चिल को लिखते हैं कि भारत खाली करते समय भारत में अपना प्रभाव छोड़ना है, नहीं तो रशिया उसमें घुस जाएगा, क्योंकि भारत की करंट की गवर्नमेंट जिसको जो उत्तराधिकार में बैठने जा रही है वो रशिया के नजदीक है। नतीजा ये निकलेगा कि आप वहां पर अपना प्रभाव छोड़िए। ब्रिटेन कहता है कि मेरे पास ना तो पैसा है और हम अभी युद्ध से लुटे पिटे हैं, और भारत हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स था। भारत छोड़ने का मतलब हो गया कि अब हम खत्म हो गए। रूजवेल्ट कहते हैं मैं 50% बियर करने को तैयार हूं जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा। हम भारत में डायरेक्ट नहीं घुस सकते, तुम भारत में बैठे हुए हो, इसलिए भारत में अपनी प्रेजेंस बनाए रखो। भारत के लेजिस्लेशन को कुछ करना पड़े, भारत की जुडिशरी को कुछ करना पड़े, भारत की ब्यूरोक्रेसी को कुछ करना पड़े, भारत के सिस्टम को कुछ करना पड़े, भारत की पॉलिटिक्स को कुछ करना पड़े, मेरे कहने का मतलब इन सब में ही करना पड़ेगा। और खास तौर से जो भारत की सरकार है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको अपने प्रभाव में रखना है। यही कारण था कि भारत में एफर्ट करना था ब्रिटेन ने एफर्ट किया और माउंटबेटन को यहां गवर्नर जनरल आजादी के बाद भी बिठाकर रखा। पाकिस्तान अलग हुआ था, उसके पास गवर्नर जनरल अपना था, लेकिन भारत में माउंटबेटन बैठे, लंबे समय तक बैठे रहे। और वही सिस्टम जो ब्यूरोक्रेसी का था, वो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम हमारे यहां बरकरार रखा। अमेरिका 1945-46 में यह बात तय करता है, इसीलिए भारत में क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, ये सब कोशिश करते रहे कि भारत में उनकी प्रेजेंस रहे। इसका परिणाम, इसका एक और उन्होंने तरीका निकाला कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनाकर रखेंगे और भारत को सदस्य बनाकर रखेंगे, और हमारी प्रेजेंस वहां बनी रहेगी, जब भी अवसर लगेगा तो वापस आएंगे। लेकिन उनको भी नहीं मालूम था कि यूएस इसके पीछे है। यूएस में डीप स्टेट तैयार हुआ, और ये मजे की बात है कि जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी यूएसए के पास थी। आप सोचिए कि 1941, 42, 43 में इंटरनेट की टेक्नोलॉजी उनकी डिफेंस के पास थी। अगर 45 में ये सब खत्म हो गया था तो 90 के दशक तक क्या करते रहे, क्यों नहीं उसको पब्लिश किया? क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, ये हम मेंटेन करेंगे, ये एक संसार को नहीं देंगे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, जब उनके पास ही ये टेक्नोलॉजी है, तो उसके बाद 90 के दशक में उन्होंने संसार भर को बुला के दे दिया। भारत से भी राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, इनको बुलाकर टेक्नोलॉजी दे दी, भारत में कंप्यूटर ले आए और उसका श्रेय लेने के लिए उन्होंने आवाज लगाई। लेकिन उसके साथ उन्होंने भारत की चप्पे चप्पे की जानकारी रखनी शुरू कर दी। अब वो गूगल के रूप में करी हो, बाद में फेसबुक आया उसके रूप में करी हो, इंस्टा के रूप में करी हो, विकिपीडिया के रूप में करी हो, कुल मिलाकर भारत का एक एक मोबाइल और एक एक चीज उनके कब्जे में है, जिससे कि वो भारत में, जैसे मैंने कहा शुरू में भी, जनता कैसे चलती, इंफॉर्मेशन से। जनता को जो अच्छा लगता है उसके साथ खड़ी होती है, उसको जो पसंद आता है उसका सहयोग करने लगती है, और जो उसको पसंद नहीं आता उसको जनता शांत हो जाती है। और जैसे ही जनता शांत हो तो कोई भी आक्रांता प्रवेश करता है तो जनता रिएक्ट नहीं करती, शासन बदल जाता है। जनता फिर तब रिएक्ट करना शुरू करती है जब उसके कोड़े पड़ने लगते हैं, जब उसकी व्यवस्था भंग होने लगती है और परतंत्री शासन पूर्ण रूप से आ जाता है। यह बात उस समय जब शुरू हुई तो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। अब भारत में संचार क्रांति होनी है, सूचना क्रांति होनी है, क्योंकि सूचना क्रांति ही पिछले हजारों वर्ष से जो भी हो रहा है वो सूचना क्रांति से हो रहा है, सूचना से हो रहा है, लोगों का मन बदलने की बात है। अब अगर फेसबुक वही चीजें दिखाए जो वो करना चाहती है, फेसबुक के रेवोल्यूशन से खाड़ी में कई देशों की सरकारें बदल गई, यूट्यूब या गूगल के रेवोल्यूशन से कई सरकारें बदल गई। आप सोचिए कि कई सरकारें बदल गई देश संसार की, जो सिर्फ सोशल मीडिया से रिफॉर्म आए थे या सोशल मीडिया से जो इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब वो इंफॉर्मेशन कितनी सही थी कितनी गलत थी ये सोचने की बात है। सोशल मीडिया पर जो इंफॉर्मेशन आती है आज के जमाने पर, हर हाथ में जहां मोबाइल हो, उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो टाइप करता है तो सबसे पहले उसको विकिपीडिया दिखाई देता है। विकिपीडिया का ऐसा तंत्र है, जबकि विकिपीडिया बनी है यूएसए में ही बनी। ऐसा नहीं है कि विकिपीडिया यहां बना हो, विकिपीडिया को यहां स्थापित किया गया हो, भारत में किसी ने बनाया, नो, विकिपीडिया भी यूएस में ही बना है। और विकिपीडिया बनाने वाले सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा के जिम्मी वेल्स हैं।
2003 में उन्होंने बनाया। विकिपीडिया संसार भर की इंफॉर्मेशन रखता है और विकिपीडिया संसार भर को वो संसार भर में लेकर आता है। रजिस्टर्ड कहां है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट की धारा 501(c)(3 यूएस के जो चैरिटेबल उनका ऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है उसके तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। फ्री ओपन कंटेंट संसार भर में ये देता है और इसकी खास बात ये है, अब अभी तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, इसका खास बात ये है कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। इसका बेसिक विकीमीडिया नाम है। ये विकीपीडिया चलाता है, मीडिया विकी चलाता है, विकी बुक्स चलाता है, विकी डेटा चलाता है, विकी फंक्शंस चलाता है, विकी मीडिया चलाता है, विकीमीडिया कॉमन्स चलाता है, विकी न्यूज चलाता है, विकी कोड चलाता है, विकी सोर्स चलाता है, विकी स्पाइसिस चलाता है, विकी वर्सिटी चलाता है, विकी याग चलाता है और विकिक्शनरी। कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन ये चलाते हैं। आप जो भी खोलकर देखेंगे विकिपीडिया भारत में मशहूर हो गया तो चलता है और इसके माध्यम से अभी तक इसका रेवेन्यू, सोचिए इसका रेवेन्यू 180 या 200 मिलियन डॉलर है। इसका रेवेन्यू, ये फ्री में चलती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये 200 मिलियन डॉलर साल में कमाता है इससे एड वेड लगाकर ये करके। और इंफॉर्मेशन कौन डालता है? इसकी खास बात यह है कि इसके पास इसके पास जो एम्प्लॉइज हैं उसके अलावा लोगों के लिए फ्री छोड़ा हुआ है। फेसबुक में हमने आईडी बनाई, अपना पेज देखा, मैं चाहूं पब्लिश करूं ना चाहूं ना पब्लिश करूं, दिखाना चाहूं दिखाऊं ना दिखाना चाहूं ना दिखाऊं, यूट्यूब पर भी ऐसे ही। लेकिन विकीमीडिया या विकिपीडिया इसमें सबसे खतरनाक है क्योंकि वो संसार की सारी इंफॉर्मेशंस रखता है और वो सारी इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करता है और इसमें अमेंडमेंट या एडिट करने की पावर भी उन कंट्रियों को सभी को देता है। उनको केवल अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है और वो देता है। एएनआई का, अब ये जब हमने सब स्ट्रक्चर समझ लिया कि भाई ये कहां से चलता है और इंफॉर्मेशन चेंज करने की बात है कि आपको अगर सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सही निर्णय कर पाएंगे, अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलेगी तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन के आधार पर निर्णय करेगा व्यक्ति। तो इंफॉर्मेशन ही सबका सबसे बड़ा इस समय का मर्म है और जो सोशल मीडिया उसमें बड़े रोल में है। हुआ क्या कि विकिपीडिया में हमने जम्मू कश्मीर का जब हम मूवमेंट चला रहे थे 370 खत्म करने के लिए जब मूवमेंट चला रहे थे तो ये हमारे अनुभव में आया कि हम अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट, क्योंकि हमारा मानना यह है जम्मू कश्मीर मिस कोडिंग, मिस इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन का गेम था। जो अभी एजी नूरानी 4-5 दिन पहले मरे हैं, एजी नूरानी की किताब है मुस्लिम वर्ग या कम्युनिस्ट, सारी उसी किताब को रिसर्च वर्क मानता है, बाकी किसी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं मानता। एजी नूरानी की किताब इतनी मशहूर हो गई कि वो सुप्रीम कोर्ट में 370 की सुनवाई के समय भी मुख्य रूप से पूरी किताब लगाई गई, उस पर बहसें हुई। एजी नूरानी ने मिस इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन एनालिसिस करके पूरे देश को भटका दिया। वो सबसे पहली बड़ी रिसर्च बुक थी। इसके अलावा एस आनंद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, उनकी किताब में भी बहुत सारे मिसकोडिंग थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनकी एजुकेशन का स्पॉन्सरशिप सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के, ऐसा कहा जाता है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है और अगर गलत हो तो मैं क्षमा भी मांगता हूं, आप लोग उसको करेक्ट करिएगा। आनंद साहब जम्मू कश्मीर के थे और जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला उनको स्पॉन्सर करते थे, तो उनकी रिसर्च भी 370 पर ही जम्मू कश्मीर पर है। उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जो मिसलीडिंग थे, उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जहां से भी सोर्स, जहां से इंफॉर्मेशन मिली, उनका विचारों का क्या, उन्होंने रिसर्च कर दिया, पीएचडी हो गई। ऐसी 2-3 किताबें हमारे देश में चल रही थी। तो हम जब मूवमेंट चला रहे थे तो ये हुआ कि सब विकिपीडिया को करेक्ट किया जाए, इस पर सब रॉन्ग इंफॉर्मेशन पड़ी। हम लोग उसको करेक्ट करते थे। आज हम अगर सुबह करेक्ट करते हैं तो रात को फिर से वही इंफॉर्मेशन आ जाती थी। हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों ने विकिपीडिया पर अमेंडमेंट हम लोग करवाते थे देश भर से, लेकिन साहब उनकी इतनी बड़ी टीम बैठी थी कि वो मिस इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको एडिट कर ही देती थी और मिस इंफॉर्मेशन आती थी।
लंबे समय तक हम ये बात करते रहे, लेकिन हम उसको सही नहीं कर पाए। बस इतना ही उपचार था कि जैसे ही वो करें तो भाई हम भी उसको सही कर दें, और जितनी देर हमारी इंफॉर्मेशन चलेगी, बाद में उनकी इंफॉर्मेशन चलेगी, उनकी इंफॉर्मेशन आए तो हम करेक्ट कर दें। ये लंबे समय तक 10-12 साल तक चला। क्या है कि देश को गलत इंफॉर्मेशन मिले तो 370 पर अगर कोई डिसीजन आए तो देश के लोग भी 370 विकिपीडिया से पढ़कर कहें कि ये गलत कर रहे हो। इसके लिए ये सारा सिस्टम चल रहा था। और विकिपीडिया कैलिफोर्निया यूएसए में उसका हेडक्वार्टर है इस समय। फ्लोरिडा में वो बनी थी। फ्लोरिडा के विषय में हम सबको मालूम है कि ये जो रिपब्लिकन का गढ़ है, वो फ्लोरिडा में ये जो जॉर्ज बुश के भाई हैं, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मतलब जूनियर जॉर्ज बुश, उनके भाई वहां पर गवर्नर थे लंबे समय तक। जिस समय ये बना तब भी वो गवर्नर थे और वह राष्ट्रपति भी थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। यहां पर समझ सकते हैं कि अब क्या चल रहा था। विकिपीडिया बनने के बाद संसार भर में हो गया, और भारत में चूंकि आबादी ज्यादा है और हम विकिपीडिया पर डिपेंड करते हैं इंफॉर्मेशन के मामले में, तो हम इंफॉर्मेशन वहां लेने चले जाते हैं। ये मानकर चलिए कि विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन 100% सही नहीं हो सकती। विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन एक तो उनके कर्मचारी भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और बाकी लोग भी। आपने पेज बनाया, आपने इंफॉर्मेशन डाली, वो इंफॉर्मेशन एडिट करने का लोगों को अधिकार होता है। तो जो अपोजिशन है वो उसको, अपोजिशन मतलब जो राष्ट्र विरोधी शक्ति है, वो उसको एडिट करेंगे। और खेल पीछे से डीप स्टेट वाला है, तो वो भी इसको खेल रहे हैं। मतलब ये निकला कि विकिपीडिया पर एएनआई के पेज पर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन डाली, एएनआई ने उस इंफॉर्मेशन को सही किया गया या उसको बदला गया। एएनआई ने कई बार बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो हर बार बदल जाता था। 3 बार एटलीस्ट हुआ। वो दिल्ली हाईकोर्ट चले आए, एएनआई दिल्ली हाईकोर्ट आ गया। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारा जो पेज है विकिपीडिया पर, इस पेज को गलत तरीके से बनाया लगाया जाता, अब हम उसको खत्म भी करें तो कोई दूसरा बना देता है। लोगों को बनाने का राइट है, और विकिपीडिया उसको कर रही। तो उन्होंने विकिमीडिया, जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी की जितने मैंने नाम गिनाए, विकिमीडिया को नोटिस किया। विकिमीडिया का प्रेजेंटेशन भी 20 अगस्त को, या मेरे जहां तक मुझे याद है 20 अगस्त को था, हाईकोर्ट में आए। उन्होंने कहा भाई आप इंफॉर्मेशन करेक्ट क्यों नहीं करते। विकिपीडिया का एडवोकेट सुन सुनाकर चला गया। अब विकिपीडिया के खिलाफ एएनआई ने केस डालकर रखा डिफेमेशन का। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको करेक्ट करिए, लेकिन अभी तक वो करेक्ट नहीं हुआ। तो एक कंटेंट एप्लीकेशन हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में जब कंटेंट एप्लीकेशन गई तो हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को यह कहा कि आप पर्सनली प्रेजेंट रहिए, जो भी हेड है भारत का, और ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग कैसे है। एएनआई ने यह पूछा कि अगर आपने इसको इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट नहीं किया है तो किसने किया, यह बताइए। विकिपीडिया इस बात पर एग्री था कि 3 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ, लेकिन हमने नहीं किया, हमारे एम्प्लॉय नहीं थे, हमारे एम्प्लॉयज ने इसमें नहीं किया। अब एएनआई कह रहा है कि उनके नाम डिस्क्लोज करिए जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन गलत की और ये इंफॉर्मेशन डिफेमेटरी बनाई। हम उनके खिलाफ केस करेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ डिफेमेशन का पब्लिकेशन किया। एएनआई की इस एप्लीकेशन पर विकिपीडिया जवाब देने को तैयार नहीं है, वो एब्सेंट थे। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है, भारत पसंद का मतलब है भारत में रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के ऑर्डर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है या कोर्ट करता है, रूल ऑफ लॉ कोर्ट करता है। तो यहां पर अगर हमारे आदेश का पालन नहीं करते हो, इसका मतलब है भारत आपको पसंद नहीं है। अगर भारत आपको पसंद नहीं है तो आप भारत छोड़कर जा सकते हैं। आपको भारत छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या लगाई गई? इंफॉर्मेशन ये लगाई गई, एएनआई पे जो संशोधन किया वो ये किया कि आजकल वो प्रधानमंत्री का माउथपीस बन चुका है। प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर की करता है एएनआई। मुस्लिम्स के अगेंस्ट में एएनआई करता है, देश में माइनॉरिटी के अगेंस्ट में एएनआई करता है, और इस तरह के एलिगेशन किसी ने बदलकर लगाया कि एएनआई का मतलब है कि नॉन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। यानी कि एएनआई का अगर आपने विकिपीडिया पेज पढ़ा या एएनआई की साइट पर पढ़ा, तो इन लोगों ने जो एडिट किया था एएनआई की साइट को, वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि एएनआई क्रेडिबल नहीं है। एएनआई की बात मत मानिए, क्योंकि एएनआई प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रहा है प्राइम मिनिस्टर की। एएनआई मेजॉरिटी की कर रहा है, और जो भी एलिगेशन लगाए। एएनआई का कहना है कि हम केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम किसी का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे।
और ये जो लिखा गया है ये हमको डिफेम करने का है, इसलिए उन्होंने डिफेमेशन का केस विकीमीडिया के खिलाफ डाला, नहीं विकीपीडिया के खिलाफ डाला, और इस डिफेमेशन के केस के साथ 2 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन मांगा और पनिशमेंट का प्रावधान रखा, मतलब पनिशमेंट की वो की, इन्होंने नहीं बदला तो उन्होंने कंटेम्प्ट लगाया। और लेकिन विकीपीडिया अभी भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने एएनआई के पेज पर, विकीपीडिया के एएनआई के पेज पर इस प्रकार की रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाली, इस प्रकार बदनाम करने की कोशिश करी। तब हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आप कोर्ट के सामने हैं, तो हम सरकार को लिखेंगे कि सरकार आपकी गतिविधियों को भारत में बैन करे और भारत से आपको बाहर करे। अगली तारीख जो भी डाली है वो डाल दिए और ये आदेश किया है कि आकर ये जो हमने आदेश किया उसका पालन करें, और फिर कंटेम्प्ट का भी उनको नोटिस किया है कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला दिया जाए। मैंने बताने की कोशिश करी, थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को भी लगता है कि भाई ऐसा है तो वो बड़ा बड़ा कर देख सकते हैं, जिनको और लगता है वो स्पीड तेज करके देख सकते हैं। लेकिन आग्रह ये है कि भाई जो लोग भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, हमारी टीम बहुत रिसर्च करती है, बहुत काम करती है, मेरी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भी उनके ऊपर खर्च होता है जो सिर्फ राष्ट्र के नाम से जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्रिटिसाइज तो कम से कम वो लोग तो ना करें जो लोग राष्ट्र के लिए 2 कदम चलने को तैयार नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।